देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 108 अबेटर दुष्प्रेरक। तो हु इज अबेटर, दुष्प्रेरक कौन है? दुष्प्रेरक कौन है? तो दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। पर्सन हु कमिट्स अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। जैसा कि हमने सेक्शन 107 में देखा था कि जो अबेटमेंट है वो 3 तरीके से होता है, इंस्टिगेट करके या कॉन्स्पिरेसी से या हेल्प करके। तो इन 3 तरीके से जो व्यक्ति अबेटमेंट करता है, जो 107 में जो बताया गया है अबेटमेंट वो करता है जो व्यक्ति, तो वही अबेटर होता है। वह व्यक्ति जो कि अपराध का दुष्प्रेरण करता है वही अबेटर होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ए बी को सी का मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता है। ए बी को उकसाता है कि वह सी का मर्डर कर दे, तो यहाँ सी की हत्या कर दो, तो यहाँ पर ए अबेटर है। अब देखते हैं सेक्शन 108 इस बारे में क्या कहता है। हु इज़ अबेटर? तो वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। जो हमने इससे पहले पढ़ा कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो ए कौन है? अबेटर। वो ही बताया गया इसमें। इसके आगे बोला गया है ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। तो इसमें सिंपल ये बताया गया कि उन व्यक्तियों को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है, उन व्यक्ति को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम आयु के हैं, जो 83 में बताया गया है, या अदर जनरल एक्सेप्शन में आते हैं। उन व्यक्तियों को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद ऐसे व्यक्ति जो जनरल एक्सेप्शन में आते हैं वो खुद तो अपराध कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपराध करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा उठा के अपराध करवाया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है जो कि अपराध करने में अक्षम है, जो कि जनरल एक्सेप्शन में आते हैं। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। बी विक्षुब्ध होने के कारण, बी एक व्यक्ति है जो कि विक्षुब्ध है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उसे दुष्प्रेरित किया जाता है हत्या करने के लिए कि जाओ तुम सी की हत्या कर दो। तो यहाँ पर उसका कार्य तो अपराध नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उस विक्षुब्ध व्यक्ति से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के व्यक्ति से ये कह रहा है कि तुम जाओ और सी व्यक्ति की हत्या कर दो, तो वो अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, वो हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है। तो बी व्यक्ति है विक्षिप्त होने के कारण, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होने के कारण सेक्शन 84 आईपीसी के अंतर्गत वो आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है, वो अपराध करने में अक्षम है। तो यहाँ पर वो भले ही अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे दुष्प्रेरित करता है वो दुष्प्रेरण का अपराध करता है। यही बताना चाहता है इसका सेकंड पार्ट, कि ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता। यदि और कोई करता, यदि ऐसा विक्षुब्ध व्यक्ति नहीं करता, ऐसे 7 साल से कम का व्यक्ति नहीं करता, या कोई अन्य है जो जनरल एक्सेप्शन में आता है वो नहीं करता, उसकी जगह कोई और व्यक्ति करता, तो इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा कि इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि हो। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट। इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। तो इस स्पष्टीकरण को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। इस स्पष्टीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इल्लीगल ओमिशन क्या होता है, किसी कार्य का अवैध लोप होता क्या है। तो अवैध लोप तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आबद्ध है, वो उसका वैधिक दायित्व है कि वह उस कार्य को करे, और वो नहीं करता है, वैसे अपने वैधिक दायित्व को पूरा नहीं करता है, वो अपनी ऐसी ड्यूटी को नहीं निभाता है, तब वो अवैध लोप करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट वारंट का निष्पादन कर रहा है, यदि कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट वारंट का निष्पादन कर रहा है और वो अरेस्ट वारंट का निष्पादन नहीं करे, तो वो क्या कर रहा है? अवैध लोप कर रहा है, वो अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर रहा है, वो अपने जो उसके वैधिक दायित्व है उसका निष्पादन नहीं कर रहा है। तो ये होता है इलीगल ओमिशन, अवैध लोप। अब देखते हैं कि स्पष्टीकरण फर्स्ट क्या कहना चाहता है। इस स्पष्टीकरण की खास बात यही है कि वह व्यक्ति भी दुष्प्रेरक हो सकता है जो स्वयं उस इलीगल ओमिशन को नहीं कर सकता है। तो इस स्पष्टीकरण में सबसे विशेष स्थिति यही है कि वह व्यक्ति भी दुष्प्रेरक हो सकता है जो स्वयं उस अपराध को नहीं कर सकता है, वो स्वयं इलीगल ओमिशन को नहीं कर सकता है।
तो जैसा कि हमने हत्या के अपराध का जो एग्जाम्पल देखा था, उसमें जैसे कि हमने देखा था कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कहता है तुम सी व्यक्ति की हत्या कर दो, उसे उकसाता है कि तुम सी व्यक्ति की हत्या कर दो। तो यहाँ पर वो चाहे ए व्यक्ति तो वो खुद भी हत्या कर सकता है, वो बी को ना उकसाए, वो खुद भी जाके सी की हत्या कर सकता है। लेकिन इलीगल ओमिशन के ज़्यादातर केसों में क्या होता है, ऐसी स्थिति नहीं आती। जो व्यक्ति किसी कार्य के इलीगल ओमिशन का दुष्प्रेरण करता है, वो ज़्यादातर स्थिति में ऐसा होता है कि वो उस अपराध को स्वयं नहीं कर सकता है, वो चाहे तो इलीगल ओमिशन खुद नहीं कर सकता है। जैसा कि हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक पुलिस ऑफिसर ए है जो कि अरेस्ट वारंट का निष्पादन कर रहा है, उसे मिलता है बी व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हें मैं 10,000 रुपये दूंगा, तुम ऐसा करो कि सी व्यक्ति को अरेस्ट मत करो। तो यहाँ पर जो बी व्यक्ति है, बी प्राइवेट व्यक्ति है, यदि वो खुद चाहे, क्या वो खुद इलीगल ओमिशन कर सकता है? वो उसे दुष्प्रेरित नहीं करे। और क्या वो खुद इलीगल ओमिशन कर सकता है? वो इलीगल ओमिशन नहीं कर सकता बी व्यक्ति, क्योंकि बी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई ऐसा दायित्व नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा विधिक दायित्व नहीं है, उसके ऊपर ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो सी को गिरफ्तार करे। तो वो यहाँ पर खुद ऐसा अपराध नहीं कर सकता इलीगल ओमिशन का। ये अपराध केवल वही पुलिस ऑफिसर कर सकता है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो अरेस्ट वारंट का निष्पादन करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। तो ज़्यादातर स्थिति में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ स्थिति में हो सकता है कि पुलिस वाला चाहे तो पुलिस वाले को ही दुष्प्रेरित करे कि तुम इस कार का इलीगल ओमिशन कर दो, ये कार मत करो। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ज़्यादातर केसों में यही होता है कि जो व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो इलीगल ओमिशन के अपराध का दुष्प्रेरण करता है, वो खुद ऐसा इलीगल ओमिशन नहीं कर सकता। इसीलिए इस स्पष्टीकरण में लिखा है कि चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को स्वयं करने के लिए आबद्ध ना हो, वो खुद स्वयं ऐसा आबद्ध ना हो। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, जो बी व्यक्ति था वो प्राइवेट व्यक्ति था और वो खुद ऐसे कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं था, वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए खुद आबद्ध नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये है इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण सेकंड। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, यह अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव हो। तो इसके संबंध में इलस्ट्रेशन दिए हैं का और खा। तो इसमें क्या कह रहा है, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। हमने जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है, जैसे कि हमने बी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है कि तुम जाओ सी व्यक्ति के घर पर चोरी करो, और वो चोरी करे या ना करे, दुष्प्रेरण तो हो गया है, दुष्प्रेरण का अपराध तो हो गया है, वो करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। तो यही कह रहा है, इसके आगे पार्ट में कह रहा है अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित ना हो। ये जरूरी नहीं कि जिस अपराध को घटित करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है वही अपराध हो। वो जाता है, उसकी हत्या का प्रयास करता है, उसके स्टेप्स करता है, उसके चाकू मारता है, लेकिन हो सकता है वो रिकवर हो जाए और वो मरने से बच जाए। तो यहाँ पर भी अपेक्षित प्रभाव कारित नहीं हुआ। जो व्यक्ति दुष्प्रेरित हुआ था, जिसे दुष्प्रेरित किया गया था, वो हत्या करने के लिए गया, लेकिन वो हत्या करने में सक्सेस नहीं हुआ, तो अपेक्षित प्रभाव कारित नहीं हुआ। इसका इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या कहता है, इसमें क्या होता है, खा को उकसाता है कि वो जाए और गा की हत्या कर दे, लेकिन खा वैसा करने से मना कर देता है। खा मना कर देता है, मैं गा की हत्या नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में भी चाहे वो उस कार्य को करे या ना करे या मना कर दे, तो का है जिसने कि ऐसा दुष्प्रेरण किया था, वो हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इससे मतलब नहीं है कि खा ऐसा करे या ना करे। तो ये इसका दृष्टांत फर्स्ट। अब देखते हैं इसका दृष्टांत सेकंड इलस्ट्रेशन क्या कहता है। इसमें क्या होता है, खा को उकसाता है कि वो घा की हत्या कर दे। खा ऐसी उकसाहट में आ जाता है, जोश में आ जाता है, और वो घा की हत्या करने के लिए घा के पेट में छुरा मार देता है, चाकू मार देता है, जिससे कि उसके एक घाव हो जाता है, और वो घाव कुछ ही दिन में सही हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो हत्या करना चाहता है के असर में, उसमें वो कामयाब नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित नहीं होता है। छुरा हमारा वो इस तरीके से नहीं मारा कि उससे अपेक्षित प्रभाव कारित हो जाए कि व्यक्ति मर जाए, तो उसने ऐसा नहीं किया। तो यही है इसका इलस्ट्रेशन सेकंड।
इसका स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है? इसका स्पष्टीकरण 3 कहता है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। तो इस स्पष्टीकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो हम पहला भाग देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, जैसा कि हमने पहले देखा। तो ऐसे व्यक्ति को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है जो कि 82 में आते हो, सेक्शन 83 में, 84 में, या अन्य किसी जनरल एक्सेप्शन में आते हो। मतलब जो व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो कि 7 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम है, और अपराध की प्रकृति को समझ नहीं सकता इसी कारण, तो ऐसे व्यक्तियों को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है। यही कहता है इसका स्पष्टीकरण का पहला भाग, स्पष्टीकरण 3 का पहला भाग। इसका सेकंड भाग कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसका भी वही आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है उसका जो आशय है वो जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का भी वही आशय हो। इसके संबंध में हम देखते हैं इलस्ट्रेशन गा। इसमें क्या होता है, जो का व्यक्ति होता है वो खा व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है कि वो एक निवास गृह में आग लगा दे, लेकिन खा व्यक्ति होता है वो चित्त विकृत होता है, जिसे दुष्प्रेरित किया जाता है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है। इसलिए वो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकता कि वो आखिर कर क्या रहा है, क्या अपराध कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसके नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर जो स्पष्टीकरण में दिया है कि उसका वही आशय या ज्ञान ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आशय और ज्ञान वही नहीं है जो कि दुष्प्रेरक का है। जो दुष्प्रेरक तो जानता है उस घर में आग लगेगी, उसमें जो व्यक्ति रहते हैं वो मर भी सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है और वो नहीं जानता कि मेरे आग लगाने से क्या परिणाम होंगे, और उसका आशय और ज्ञान वो नहीं है जो कि दुष्प्रेरक का है। तो ये स्पष्टीकरण का ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसका स्पष्टीकरण का तीसरा भाग ये कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। दूषित आशय और ज्ञान का होना भी जरूरी नहीं है। दुष्प्रेरित व्यक्ति का दूषित आशय और ज्ञान का होना भी जरूरी नहीं है। इसके संबंध में हम देखते हैं इसका दृष्टांत घा इलस्ट्रेशन में क्या होता है, का एक व्यक्ति होता है जो खा के माध्यम से चोरी कराना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, खा को एक झूठी जानकारी देता है। ये जानकारी देता है और विश्वास दिलाता है कि जो गा के कब्जे में जो संपत्ति है वो का की है। का ऐसा विश्वास दिलाता है और वो उसके विश्वास में आ जाता है और वो उस संपत्ति को चुरा लेता है। तो यहाँ पर जो खा का आशय होता है उसका कोई भी दूषित आशय या ज्ञान नहीं होता है खा का। तो ऐसी स्थिति में भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है, जैसे कि खा को दुष्प्रेरण किया गया। और जो ए है, जो का है जिसने कि दुष्प्रेरण किया, वो दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी होगा। तो ये था इसका स्पष्टीकरण 3। जो इसके इलस्ट्रेशन रह गए वो हम देखते हैं। तो का इलस्ट्रेशन देखते हैं। का इलस्ट्रेशन में क्या होता है, एक का व्यक्ति होता है जो कि दूषित आशय से एक पागल को या एक शिशु को दुष्प्रेरित करता है कि वो कोई अपराध करे। तो यहाँ पर वो बालक अपराध करे या ना करे, एक का अपराध तो कारित हो गया, उसने जो अबेटमेंट का अपराध किया है, जो ऑफेंस के अबेटमेंट का अपराध किया है वो कारित हो गया। तो दोस्तों ये था इसका इलस्ट्रेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन सेकंड। इसमें क्या होता है, का एक व्यक्ति होता है जो खास शिशु को जो 7 वर्ष से कम आयु का है उसे उकसाता है कि वो या की हत्या कर दे, और वो उकसाहट में आकर उसकी हत्या कर देता है, या की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर वो बालक तो अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है, वो 82 में आता है, डॉली इन कैपेक्स है, इसलिए वो अपराध का दोषी नहीं है। लेकिन ए ने अपराध कारित कर दिया क्योंकि उसने उसे दुष्प्रेरित कर दिया। और ऐसे शिशु को फर्क नहीं पड़ता है कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है खा, वो का की अनुपस्थिति में काम करता है या नहीं करता है। जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है उसकी अनुपस्थिति में काम करता है या उसकी उपस्थिति में काम करता है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था इसका खा इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण 4। अपराध का दुष्प्रेरण। अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये एक सीरीज की बात करता है, पदावली की बात करता है, क्योंकि जो दुष्प्रेरण का अपराध है वो खुद अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि वो आईपीसी की जो धारा 40 है जो अपराध के बारे में बताती है, उसके अनुसार वो खुद अपने आप में एक अपराध है। तो यहाँ इसी कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी अपराध है। तो दोस्तों इससे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान लीजिए ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति को उकसाता है,
वो बी व्यक्ति को उकसाता है कि वो सी व्यक्ति को उकसाए कि वो डी व्यक्ति की हत्या कर दे। तो यहाँ पर जो ए व्यक्ति है उसने दुष्प्रेरण का अपराध घटित कर दिया, और यदि बी व्यक्ति भी सी व्यक्ति को दुष्प्रेरण करता है तो बी व्यक्ति भी दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। ए और बी दोनों सेम अपराध के दोषी होंगे अबैटमेंट के। यदि बी नहीं करता है तो केवल ए उस अपराध के लिए दोषी होगा, अबैटमेंट के अपराध के लिए दोषी होगा। तो दोस्तों यही इसके दृष्टांत में बताया गया है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 5 के इलस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि का और खा मिलके एक षड्यंत्र रचते हैं कि वो या की हत्या करेंगे, और जिसमें यह तय किया जाता है कि का व्यक्ति या को विष दे के उसकी हत्या कारित करेगा। इसके बाद क्या होता है, खा जाता है गा के पास और उससे योजना पूरी समझा देता है, परंतु ये नहीं बता, वो का के बारे में नहीं बताता है, और वो ये बस इतना बताता है कि एक व्यक्ति उसे विष देगा, लेकिन वो का नाम नहीं बताता है कि का उसे विष देगा, ये गा को जानकारी नहीं देता है। और वो गा से कहता है कि तुम विष का, पॉइजन का उपाप्त करने का इंतजाम करो, और गा राजी हो जाता है, ठीक है मैं विष का उपाप्त करूँगा, वो सहमत हो जाता है। ठीक, तो में गा विष का इंतजाम कर लेता है और खा को दे देता है, और खा योजना के अनुसार उसे का को दे देता है कि वो या की हत्या कारित करे इससे, और जो का होता है का वो या को जहर पिला के उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पर जो का और गा कभी मिले नहीं आपस में, का और गा ने मिलकर कोई षड्यंत्र नहीं रचा था, का और गा ने कोई मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा था, तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा। वो एक दूसरे से नहीं मिले थे तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा, जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई। इसलिए गा ने इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया, उसने अबैटमेंट के दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया, इसलिए वो हत्या के दंड से दंडनीय है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 108। हम आशा करते हैं कि ये सेक्शन आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू वेरी मच।